हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर रीट 2022 सीटेट, एचटेट, केवीएस, DSSB की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हम अपने इस YouTube चैनल पर मैथ्स के 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सभी फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आइए आज हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, संख्याओं का वर्गीकरण। अब बात कर लेते हैं संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि संख्याओं के जो प्रकार हैं उनको हम बांट लेते हैं। अब उसको हम देखते हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसको हम जो है डिनोट करते हैं n से। दूसरी जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं w से। तीसरा जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स कहते हैं। इसको जरूर ध्यान रखना, इसे जेड से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट नहीं करते हैं। इसलिए एग्जामिनर इसको पूछ सकता है कि जेड से किन संख्याओं को डिनोट करते हैं, तो किन को करते हैं? पूर्णांक संख्याएं, और इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स। फिर बात आती है ऋणोत्तर संख्याएं यानी कि नॉन नेगेटिव जो संख्याएं होती हैं, ऋणोत्तर संख्याएं उनको कहते हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, और विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। आज हम इन 8 प्रकार के जो संख्याएं हैं, जो संख्याओं का वर्गीकरण है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है? नेचुरल नंबर, जिसे डिनोट n से करते हैं, यानी कि n से उसे दर्शाते हैं। जिन संख्याओं से गणना या गिनती की क्रिया की जाती है, मतलब जिन संख्याओं से हम किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज को गिनने के लिए जिनको हम यूज करते हैं, वो संख्याएं जो होती हैं प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब जो ये प्राकृत संख्या होती हैं, ये 1 से स्टार्ट होती हैं। कहां से होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, और कहां तक होती हैं? इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। मतलब ये अनंत का मतलब होता है जिसकी अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत होती हैं। और जो मेन पॉइंट है वो ये है, इनमें जीरो शामिल नहीं होता है। इन जो संख्या हैं ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर और जो है ये अनंत तक चलती हैं, ये इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। अब बात ये आती है, अगर इनमें जीरो शामिल नहीं होता तो फिर मतलब प्राकृत संख्याओं से काम नहीं चला। फिर उसके बाद जब जीरो की डिस्कवरी हो गई तो पूर्ण संख्याएं बन गई। कैसे? जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करते हैं, मतलब प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही थी? 1 से। अब जो प्राकृत संख्या है उनमें हमने जीरो को और ऐड कर लिया। प्राकृत संख्या तो है ही, यानी कि प्राकृत संख्या जो हमने पढ़ी है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो तो है ही। इसमें साथ में ये जीरो और ऐड हो गया। क्या हो गया? साथ में जीरो और ऐड हो गया, तो ये संख्या हमारी बन गई पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। डिनोट किससे करेंगे? W से। यानी कि अब ये स्टार्ट कहां से होंगी? जीरो से, और ये जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगी? अनंत तक। जैसे हमारी प्राकृत संख्या कहां तक जा रही थी? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रही थी, ऐसे ही हमारी जो पूर्ण संख्या है वो कहां से स्टार्ट होंगी? जीरो से। मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर केवल इतना है, जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होंगी और अनलिमिटेड यानी अनंत होंगी। ठीक है। पूर्ण संख्याओं में होता क्या है? प्राकृत संख्या तो रहेंगी, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक तो रहेंगी, साथ में केवल जीरो ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी प्राकृत, कथन दे देते हैं और कैसे पूछते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो और जीरो और एक्स्ट्रा है। प्राकृत संख्या तो है ही, साथ में जीरो एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर कथन में कहे कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्या होती हैं? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि पूर्ण संख्याओं में एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसलिए सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होंगी। लेकिन सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगी, क्योंकि सारी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में ऐड हो चुकी हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कथन में। आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इसको जो डिनोट करते हैं वो जेड से करते हैं। अब हम सोचते क्या है कि इसका इंटीजर आई से डिनोट करते होंगे, इसलिए एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि पूर्णांक संख्याओं को किस नंबर से डिनोट करते हैं, इसलिए आपको ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं, मतलब हमारी जो पूर्ण संख्याएं थी जो जीरो से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक चल रही थी, उनके आगे जब हम निशान लगा देते हैं, कौन सा निशान, या तो पॉजिटिव का निशान लगा दें या नेगेटिव का निशान लगा दें, यानी धनात्मक या ऋणात्मक जब हम निशान लगा देते हैं तो वो हमारी बन जाती है पूर्णांक संख्या। अब और आगे देखिए पूर्णांक की जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा, पूर्ण प्लस अंक, अर्थात जो संख्याएं पूरे दो अंक पूरे अंकों में हो, जो संख्याएं किसमें हो, पूरे अंकों में हो, चाहे वे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। मतलब ये एक तो जो है दशमलव में नहीं होंगी या भिन्न में नहीं होंगी, ये होंगे पूर्ण नंबर, लेकिन उनमें पूर्ण नंबर होंगे और उनमें जो है पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। जीरो को हम कहते हैं न्यूट्रल, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब जब हम जीरो से इधर चलेंगे, जीरो से इधर बढ़ेंगे तो क्या होता है, माइनस वाली जो संख्या है उनका मान घटता चलता है। फॉर एग्जांपल -1 है वो -2 से बड़ा है, -2 है जो जो है 3 से बड़ा है। इस तरफ जब हम चलेंगे तो मान क्या होता है, घटता है। जब हम जीरो से इस तरफ चलेंगे, जब हम जीरो से इस तरफ चलते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे 1 छोटा है फिर 2 बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, लेकिन जब हम जीरो से इस तरफ चलते हैं तो मान घटता चलता है। ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं ऋणोत्तर संख्याओं पर। किस पर बात कर लेते हैं, ऋणोत्तर संख्याएं। जो ऋणोत्तर संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक ना हो। अब ऐसी कौन सी संख्या है, फॉर एग्जांपल आपने लिया 2, तो ये क्या हो गई, ऋणोत्तर संख्या। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। अगर इसके साथ आगे माइनस का निशान लग जाएगा तो ये ऋणोत्तर संख्या नहीं होगी, फिर ये नेगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। और ऋणोत्तर संख्या होती क्या है, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक ना हो, मतलब नेगेटिव ना हो, उनके आगे कोई भी नेगेटिव निशान ना लगा हो। अब नेगेटिव नहीं लगा होगा तो कौन सी होंगी, या तो जीरो हो सकती है, या फिर जितनी भी धनात्मक संख्या हैं जो प्लस वाली संख्याएं, वो सब किस में आएंगी, ऋणोत्तर संख्याओं में। इसमें आएंगी ऋणोत्तर संख्याओं में। मतलब ऋणोत्तर का मतलब है बस वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं रूट संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। मतलब कोई संख्या ली हमने, जैसे फॉर एग्जांपल हमने संख्या ली 11। अब जो ये 11 है, इसमें केवल और केवल या तो 1 का भाग जाएगा या केवल अपने आप यानी मतलब 11 का भाग जाएगा, और दूसरा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। आप 2 को देख लीजिए, 3 को देख लीजिए, 4 को देख लीजिए, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल और केवल 1 का जाएगा, केवल और केवल 11 का जाएगा। तो ये हमारी संख्या हो गई अभाज्य। और देख लीजिए, जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड, यानी कि अपने और खुद के अलावा और एक के अलावा उसके कोई भी टुकड़े ना हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब आप बात करोगे 2 की, ये 2 है जो, इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 2 को केवल और केवल 1 से भाग होगी या फिर 2 से खुद से भाग होगी, तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी अभाज्य। और जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है 2 एकमात्र सम अभाज्य है। केवल और केवल एक ही ऐसी सम संख्या है जो 2 है, वो अभाज्य है। उसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरी बात यहां देख लीजिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 29 का। अब इस 29 को आप देखिए, इसमें केवल और केवल या तो 1 का जाएगा खुद का, या 29 का जाएगा। बाकी किसी भी नंबर्स को आप देख लीजिए और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा।
इस फैक्ट को और देख ली, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। इसका मतलब यह हुआ, एक को अगर आप देखोगे तो एक स्वयं से भाग होता है और अपने आप से भाग होता है और एक से भाग होता है, और अगर आप ये देखोगे ये दूसरी संख्याओं से भाग हो जाता है। तो मतलब एक को इसलिए हम ना तो भाज्य में काउंट करते हैं और ना ही अभाज्य में काउंट करते हैं। हम तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है, ठीक है, और एकमात्र समय भाज्य। इस पॉइंट को आप याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, और इनका इंग्लिश में एक ही नाम है, कंपोजिट नंबर। इसलिए आप इंग्लिश के नाम को थोड़ा देख लिया करें क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम आता है और हिंदी में एक ही चीज के कई कई नाम दिए होते हैं। अब देखिए, भाज्य संख्याएं, एक वे स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी भाग हो जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? उनको हम कंपोजिट नंबर। देखिए, जिस संख्या के अन्य अभाज्य गुणनखंड हो जाएं, मतलब आपने एग्जांपल लिया जैसे फॉर एग्जांपल 12 का। अब इस 12 को देखिए आप, इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो खुद 1 है, एक 2 से भी हो जाएगा ये भाग, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा, 12 से भी भाग हो। अब ये जो है, अगर ये खुद और एक के अलावा किसी से भाग नहीं होता, जब तो ये हो जाता है अभाज्य। लेकिन ये तो बहुत सारे, जैसे 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, 1 से भी, इनसे सबसे मतलब ये इसके गुणनखंड है, ये इसके गुणनखंड है, यानी कि इसके टुकड़े हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। ऐसे ही आप 16 को देख लीजिए, 16 है, इसको भी देखिए, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, इसके भी काफी सारे गुणनखंड हो रहे हैं, यानी कि टुकड़े हो रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य। अगर जिसके भी टुकड़े हो जाएं, अब आप ये देख लीजिए, जैसे 9 है, 9 का देखिए, 1 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, 9 से भाग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब बात कर लेते हैं हम सम संख्याओं पर। किस पर बात कर लेते हैं? सम संख्याओं पर, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। वो संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः भाग हो जाएं, या पूर्णतः विभाजित कह लें हम, क्या हो जाए? पूर्णतः भाग हो जाए। अब ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? आपने विभाजकता का नियम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं 2 से भाग होंगी, और जो 2 से भाग हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सम संख्याओं की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 36। अब ये देखिए, इसके लास्ट में क्या है? 6 है, तो मतलब 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो गए तो क्या हो जाएगी? सम। अगर यहीं पर हम लेते हैं, जैसे मान लें हमने लिया 23, अब इसमें देखिए 3 2 से भाग तो नहीं हो रहा, 2 से भाग नहीं हो रहा, तो ये सम संख्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या की। किसकी बात कर लेते हैं? विषम संख्या की। अब विषम संख्या ऑड नंबर, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग ना हो, मतलब 2 से पूरी भाग ना हो। मतलब आप देखिए 1, 3, 5, 7 ये चीजें हैं, मतलब कि अगर ये एंड में आती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लें हमने एग्जाम्पल लिया जैसे 53। अब ये देखिए, इसमें ये 2 से देखिए इसको पूरा भाग हो रहा है, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 0 कोई वर्ड ऐसा दिख नहीं रहा लास्ट में, तो ये 2 से भाग नहीं होगी। और जो 2 से भाग नहीं होगी वो क्या हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी विषम संख्या। क्या हो जाएगी? विषम संख्या। अब एक चीज और देख लेते हैं, जब भी हम सम और सम संख्या का जोड़ करेंगे, जब भी हम सम और सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा एक सम संख्या ही आएगी। जैसे 2 सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है, तो क्या आया? 10 एक सम संख्या आई। और एग्जांपल ले लीजिए आप, 4 जैसे लिया, प्लस में 6 ले लिया, जैसे, ठीक है, तो कितना आया? 10। यानी कि सम, और ये भी सम और ये भी सम को जोड़ा तो क्या आया? सम। उसके बाद यहां देख लीजिए, अगर हम विषम और विषम को जोड़ेंगे तो भी सम आएगा। ये ध्यान रखना, विषम और विषम को जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, विषम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये क्या था? विषम था, और ये भी क्या था? विषम था। अगर हम दोनों विषम जोड़े फिर क्या आया? सम आया। यानी कि विषम और विषम को जोड़े या फिर सम और सम को जोड़े, हमेशा सम ही आएगा। और एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, जो हमारी गुणा होती है उसको करते कैसे? अगर मान लें प्लस वाली संख्या को गुणा करेंगे प्लस से, तो संख्याएं आती हैं प्लस में।
अगर हम नेगेटिव वाली संख्या को और नेगेटिव वाली संख्या को गुणा करते हैं तो भी हमारी संख्याएं आती है प्लस में। अगर हम नेगेटिव को साथ में पॉजिटिव की गुणा करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। ये चीजें जो है छोटी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इनमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इन निशानों को भी क्लियर कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और आपका जो भी कीमती सुझाव है वो आप कमेंट में ज़रूर बतावें, ताकि हम अपनी इन वीडियोज़ में सुधार कर सकें और अच्छे से आपको लिए वीडियोज़ तैयार करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा लें और अपने दोस्तों से भी। थैंक यू।